हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे, हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 के अंदर हम देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंदर एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। टॉपिक का नाम है समुदाय। समुदाय के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे क्रांतिक योजी प्रजाति, मतलब ऐसी प्रजाति जिसका किसी अन्य प्रजाति के साथ आवश्यक संबंध हो, जो दूसरी जाति के लिए अति आवश्यक क्रियाकलापों में सहयोग देता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रांतिक योजी प्रजाति कहते हैं। अर्थात एक जीव दूसरे जीव के साथ अंतर संबंध बना के रखता है, और वो संबंध क्या करता है, उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये जो हमारी क्या कहलाती है प्रजातियाँ, ये हमारी क्रांतिक योजी प्रजातियाँ कहलाती है। जैसे माइकोराजा और कवक, जंतु और पुष्पीय पादप, इन सब के बीच में जो संबंध होता है, तो ये हमारी क्रांतिक योजी प्रजाति कहलाती है। फिर बात करें छत्रक प्रजाति किसे कहते हैं। छत्रक प्रजाति की बात करें, छत्रक प्रजाति एक व्यापक प्रजाति होती है। छत्रक प्रजातियों की सुरक्षा स्वचालित रूप से अन्य प्रजातियों को संरक्षण देती है। क्या करती है, हम यदि मान लो कि जैसे जंगल है, जंगल में यदि आप किसी को बचाना चाहेंगे तो किससे बचाना चाहेंगे, हम शेर को बचाना चाहेंगे। क्यों? यदि हमने शेर को बचा लिया तो सारी जीव जंतु अपने आप ही बच जाएंगे। अगर यदि शेर ही नष्ट हो गया तो मनुष्य ही क्या है, हिरणों को मार के खा जाएगा एक तरह से। क्यों? क्योंकि हमें डर है तो केवल शेर का ही डर है, नहीं तो हम हिरणों से तो नहीं डरते। छोटे जीव होते हैं उनसे तो नहीं डरते। अगर तो वही हमारी छत्रक प्रजातियां कहलाती है कि अर्थात जंगल के अंदर हम जिनको बचा लेंगे तो उनकी वजह से बाकी प्रजातियां भी अपने आप ही बच जाएगी। वह क्या कहलाएगी, हमारी छत्रक प्रजातियां। तो छत्रक प्रजाति क्या होती है, यह एक व्यापक प्रजाति है। मतलब छत्रक प्रजातियों की सुरक्षा स्वचालित रूप से अन्य प्रजातियों की को संरक्षण देती है। अर्थात छत्रक प्रजातियों को हम यदि सुरक्षा कर ले तो अन्य प्रजातियों की सुरक्षा अपने आप ही हो जाएगी। संरक्षण संबंधी निर्णय लेने के लिए इन प्रजातियों का ही चयन किया जाता है। कि जब भी हम संरक्षण करने की बात कहेंगे तो जो छत्रक प्रजाति है, हम उन्हीं के संरक्षण की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रजाति अप्रत्यक्ष रूप से अन्य प्रजातियों की रक्षा कर देती है, जो इनके निवास स्थान के पारिस्थितिक समुदाय को बनाती है। फिर बात करते हैं, एक आती है हमारी प्रजाति कौन सी, फ्लैगशिप प्रजाति। फ्लैगशिप प्रजाति की बात करें, एक प्रमुख प्रजाति जो पर्यावरणीय कारण का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई। जैसे कि एक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण की आवश्यकता हेतु इन प्रजातियों की सुभेद्य में विशिष्टता बड़े पैमाने पर जनता के समर्थन और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए चुनी जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लैगशिप प्रजाति। तो जैसे हमारी योजनाएं होती हैं, कई बार की योजनाएं कैसी होती है, फ्लैगशिप योजनाएं होती है। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना। अर्थात क्या है कि कई बार क्या है कि सरकार उन प्रजातियों को बचाने की पूरी कोशिश करती है जो क्या है पर्यावरण के लिए, या तो मान लो कुछ समय के बाद नष्ट होने वाली, एंडेंजर्ड है, ये किसी वजह से लगातार खत्म हो रही है, तो हम क्या उनके प्रति क्या है विशेष ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारी क्या कहलाती है, फ्लैगशिप प्रजातियां कहलाती है। अर्थात वो सुभेद्यता की बात है कि वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी, तो हम उनको बचाने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे कार्य करेंगे। फिर आती इंडिकेटर प्रजाति। कौन सी आती, इंडिकेटर प्रजाति। तो एक ऐसी प्रजाति जिसकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के एक समूह की उपस्थिति को दिखाती है। कि जैसे मान लो कि इंडिकेटर प्रजाति का मतलब है कि एक प्रजाति का दिखना, और एक प्रजाति के दिखने की वजह से हमें कई सारी चीज़ों के बारे में पहले से पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वह प्रजाति उन चीज़ों के बारे में बताती है, तो वह इंडिकेटर प्रजाति कहलाएगी। और इसकी अनुपस्थिति प्रजाति के पूरे समूह की कमी को दिखाती है। एक संकेतक प्रजाति ऐसी जैविक प्रजाति है जो पर्यावरण की विशेषता और विशेषताओं को परिभाषित करती है। जैसे लाइकेन क्या करती है, वायु प्रदूषण और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। अर्थात सीधी सीधी बात है कि ये जहाँ पे जैसे मान लो वायु प्रदूषण है, वहाँ पे लाइकेन कभी भी नहीं उग सकते। साथ ही साथ जो सल्फर की बात करें कि सल्फर डाइऑक्साइड यदि गैस कहीं पे ज़्यादा है तो वहाँ पे लाइकेन नहीं उगेंगे, और लाइकेन उगेंगे इसका मतलब है वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं है। तो ये हमारे जो लाइकेन है इंडिकेटर प्रजाति किसके लिए, प्रदूषण के लिए, साथ ही साथ क्या, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। फिर आती है हमारी एक फाउंडेशन प्रजाति। कौन सी प्रजाति, फाउंडेशन प्रजाति। कि फाउंडेशन प्रजाति बहुतायत और अभाव दोनों के संदर्भ में क्या करती है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख प्राथमिक उत्पादक कार्य करती है। फाउंडेशन का मतलब आप समझते हैं, जैसे कोई भी मेकअप किया जाता है तो मेकअप के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, फाउंडेशन। तो वैसे प्रजातियों में फाउंडेशन मतलब नींव, क्या होता है, नींव। अर्थात जो प्रजाति बहुतायत में मिलनी चाहिए और प्रभाव, उनका प्रभाव क्या, दोनों के संदर्भ में पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक है वो। अर्थात जैसे घास के मैदान में घास है, जंगल, जैसे मान लो उष्णकटिबंधीय जो मैदान वो जंगल है,
तो उनमें कटीले वन हैं। तो सदाबहार वनों के अंदर हमारे साल, सागवान, शीशम के वन होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? फाउंडेशन प्रजातियां कहलाती है, कि जो उस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। जैसे कि हमारी जो कैल्प के जंगलों में कैल्प होता है, परवाल भित्तियों में कोरल होता है, तो उनको फाउंडेशन प्रजातियां कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम से वह जगह जानी जाती है। फिर बात करते समुदाय किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के जीवों का समूह क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। हम भी कई बार समुदाय के अंदर रहते हैं, हमारा समुदाय अलग है, किसी और का समुदाय अलग है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के जीवों को क्या बोलते हैं? समुदाय कहते हैं। समुदाय की सभी जातियां परस्पर अंतर संबंधित और एक दूसरे पे आश्रित होती है। क्या? समुदाय के जैसे गांव भी कई बार एक प्रकार का समुदाय बन जाता है, गांव के अंदर भी कई अलग अलग समुदाय बन जाते हैं। और समुदाय में क्या होती है? एक जाति दूसरी जाति से अंतर संबंधित होती है या फिर एक दूसरे पे आश्रित होती है। समुदाय और पर्यावरण के मध्य का संबंध समपारिस्थितिकी कहलाता है। समुदाय और पर्यावरण के बीच का संबंध क्या कहलाता है? समपारिस्थितिकी कहलाता है। समुदाय में जातीय विभिन्नता, प्रभाविता और स्त्रीकरण का गुण पाया जाता है। क्या? समुदाय में जाति विभिन्नता अर्थात अलग अलग जातियों के पाए जाते हैं। जैसे मान लो शेर भी अलग अलग प्रजाति के होते हैं, जैसे एशियाटिक लॉयन होते हैं, अफ्रीकन लॉयन होते हैं, हमारे साउथ एशियन लॉयन होते हैं। तो हर लॉयन तो वैसे नाम तो सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन लॉयन की भी काफ़ी सारी प्रजातियाँ होती है। साथ ही साथ के प्रभाविता अर्थात एरिया के हिसाब से वो अपने आप को विशिष्ट रूप से प्रभावित करते हैं। स्त्रीकरण का गुण पाया जाता है, अर्थात किसी के अंदर बेहतर गुण होते हैं, किसी में और उससे डाउनग्रेड गुण होते हैं। तो गुणों के आधार पर भी उसमें कई प्रकार पाए जाते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? समुदाय होते हैं। अब बात करते हैं समुदाय का अनुक्रमण। अनुक्रमण तो आप समझ सकते हैं। अनुक्रमण का मतलब है कि जैसे मान लो ये कोई भूमि है, ये नई भूमि बनी है। तो पहली बार जैसे मान लो पृथ्वी थी, पहले बहुत ज़्यादा गर्म थी, फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हुई। ठंडी हुई, धीरे धीरे महासागर बने, महासागर बनने के बाद पहली बार जमीन बनी। जमीन बनते ही जैसे हमारा पैंथलासा और पेंजिया था, तो पेंजिया जैसे भूमि आई, तो उसके ऊपर क्या सबसे पहले कुछ पादप उगे। पहले छोटे वाले पादप उगे, फिर बड़े उगे, फिर और बड़े, फिर और बड़े और बड़े, और किसी भी कारण से क्या सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि पहली बार तो क्या है, एक बार पेड़ पौधे उगते हैं, इसको कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। फिर किसी भी कारण से सारे के सारे पेड़ पौधे वापस नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट होने के बाद उसी जगह पर फिर दोबारा से पेड़ पौधे उगेंगे, इसको कहेंगे हम द्वितीय अनुक्रमण। तो इस तरह से हम अनुक्रमण को पढ़ते हैं। तो अनुक्रमण को अब नियम से देख लेते हैं परिभाषा के अनुसार। तो किसी भी समुदाय में होने वाले क्रमिक विकास को ही हम क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। तो कोई भी समुदाय है तो समुदाय में होने वाले क्रमिक विकास को हम क्या बोलते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। और अनुक्रमण की प्रक्रिया में एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के द्वारा प्रतिस्थापित होती रहती है। अनुक्रमण में क्या होता है? एक प्रजाति क्या है? दूसरी प्रजाति के द्वारा प्रतिस्थापित होती रहती है। और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक हम क्या है? चरम समुदाय का विकास नहीं कर लेते। पर्यावरण में होने वाले बदलाव कुछ प्रजातियों के लिए तो फायदेमंद होते हैं, जबकि अन्य प्रजातियों के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं, जिससे क्या होता है? समुदाय में अनुक्रमण होता है। अब हम बात करेंगे समुदाय की। सबसे पहले आता है पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी का मतलब सबसे पहले जैसे मान लो कोई जमीन बनी, जैसे हमारे ज्वालामुखी के लावा का फैलाव हो गया, फैलाव होने के बाद क्या जमीन धीरे धीरे दोबारा से बननी शुरू होगी। जैसे जमीन शुरू होगी तो सबसे पहले पायनियर कम्युनिटी या पहली बार कोई वनस्पति उगेगी। फिर वो इसका क्या ट्रांजिशनल सीरियल कम्युनिटी उगेगी। फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी, अर्थात लास्ट कम्युनिटी है जिसके बाद वापस से वो नष्ट हो जाएगी। अब बात करें प्रोसेस सक्सेशन की। प्रोसेसन की बात करें तो सबसे पहले आच्छादन होगा, फिर प्रवासन, फिर स्थापन, फिर स्थायित्व, फिर प्रतिक्रिया और फिर प्रतिस्पर्धा। तो लास्ट में हमारे क्या बचेगा? हमारा स्थायित्व आएगा। जब तक स्थायित्व नहीं आ जाता तब तक ये चेंज होता ही रहेगा। अब बात करते हैं अनुक्रमण होता ही क्यों है, अर्थात ये जो प्रजातियां बनती और बिगड़ती क्यों है, अनुक्रमण के क्या कारण है। इसमें सम्मिलित वातावरण और भौतिक कारक क्यों होते हैं? क्योंकि वातावरणीय और भौतिक कारकों की वजह से, जैसे हमारा मृदा अपरदन होता है, मृदा जमाव, भूस्खलन, ज्वालामुखी लावा, ये सभी क्या करते हैं? रिक्त क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अनुक्रमण के प्रत्येक क्रम की समुदाय उस क्षेत्र में से पर्यावरण से क्रिया करके पर्यावरण को अपने लिए प्रतिकूल परंतु अगले समुदाय के लिए अनुकूल बना देती है। अनुक्रमण में क्या होता है कि प्रत्येक क्रम जो समुदाय होता है ना, वो उस क्षेत्र से पर्यावरण से क्रिया करके
जो उस पर्यावरण से क्रिया करेगा और पर्यावरण को अपने लिए तो प्रतिकूल बना देगा, लेकिन आने वाला जो समुदाय होगा अर्थात जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए अनुकूल बना देगा। चित्र में आप सही समझ जाएंगे और ठीक से। बात करें अनुक्रमण की, तो अनुक्रमण दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक अनुक्रमण होता है और एक द्वितीयक अनुक्रमण होता है। प्राथमिक अनुक्रमण की बात करें हम, तो यह उस रिक्त क्षेत्र में होता है जहां पूर्व में कोई भी जीव उपस्थित नहीं था। कहाँ बनेगा? वहां पे जहाँ पे पहले से कोई जीव उपस्थित नहीं था। ज्वालामुखी लावा के कारण आग्नेय चट्टानों पर, रेत की टीलों पर भूस्खलन, समुद्र का वह भाग जो अभी अभी खाली हुआ है, या स्थल का वह भाग जहाँ पानी भर गया हो, पर सब जगह प्राथमिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है। मतलब प्राथमिक अनुक्रमण कहाँ प्रारंभ होता है? जहाँ पे पहले से कोई जीव उपलब्ध नहीं होता। पुरोगामी समुदाय की स्थापना काफी मुश्किल से होती है। क्या पुरोगामी समुदाय होता है ना, जो एक बार नष्ट हो चुका है, तो उसकी स्थापना बहुत मुश्किल से होती है। और इसलिए हम जानते हैं प्राथमिक अनुक्रमण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। अगर जहाँ पे कोई वनस्पति नहीं थी वहां पर बड़े बड़े वन बनना, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारा समय लगता है। जैसे कि प्राथमिक अनुक्रमण का चित्र है। इसके अंदर क्या है, ये तो नवीन समुदाय और ये हमारे चरम समुदाय। नवीन समुदाय का मतलब यहाँ पे अनुक्रमण बन होना शुरू हुआ है और यहाँ पे आते आते खत्म हो गया। सबसे पहले हमने ऐसी चट्टानें देखी जो नग्न चट्टानें थी, यहाँ पे पहले से कोई भी वनस्पति नहीं थी। ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्या है, कोई सी भी चट्टानें नहीं थी, तो इन्हें हम नग्न चट्टानें कहेंगे। फिर हमारे लाइकेन मॉस आए, क्या अर्थात छोटे छोटे जीव आए, फिर घास और झाड़ियाँ आए, फिर मध्यम ऊंचाई के वृक्ष आए, फिर लास्ट में हमारे क्या आते हैं, अधिक ऊंचाई के वृक्ष। मतलब हमारे क्या मिले, हमें चरम समुदाय मिला। तो इस तरह हम देख सकते हैं और इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक अनुक्रमण कहेंगे। अब बात करते हैं द्वितीयक अनुक्रमण की। प्राथमिक अनुक्रमण हमने देख लिया, अब बात करेंगे द्वितीयक अनुक्रमण की। द्वितीयक अनुक्रमण की बात करें तो इस प्रकार का अनुक्रमण उन क्षेत्रों में होता है जहां पूर्व में जीव उपस्थित थे। जहां क्या होता था, पहले से जीव उपस्थित थे और कृत्रिम और प्राकृतिक कारणों की वजह से वो क्षेत्र खाली या रिक्त हो गया। जैसे हमारा कोई छुड़ा हुआ खेत है, एक बार खेती कर ली हमने, और खेती करने के बाद दोबारा से हमने उसको क्या किया, छोड़ दिया। जला हुआ या काटा हुआ जंगल है, बाढ़ से प्रभावित भूमि है, इन सब में क्या है, यदि अनुक्रमण शुरू होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक अनुक्रमण। मतलब पहले से वहाँ पे जीव उपस्थित थे। पुरोगामी समुदाय की स्थापना तुलनात्मक रूप से आसान होती है, अर्थात जो पहले से स्थापित थी उसको दोबारा से स्थापित करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चर्म समुदाय का विकास क्या होता है, तेजी से होता है। जैसे कि हम चित्र में देखते हैं द्वितीय सक्सेशन कि जैसे मान लो कि ये हमारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी, ये हमने क्या है कि पेड़ पौधे थे और यहाँ पे क्या आग लग गई, या आग लगने का चित्र भी है। आग लगते सब कुछ ढेर हो गया, ढेर हो गया तो दोबारा से घास उगी, घास से छोटे पौधे बने, छोटे से बड़े और बड़े से सबसे बड़े पौधे बने। तो ये करना द्वितीयक अनुक्रमण में बहुत आसान काम होता है, लेकिन प्राथमिक अनुक्रमण आसान काम नहीं होता। अब बात करते हैं अंतरजातीय संबंध की। कौन से? अंतरजातीय संबंध। अंतरजातीय संबंध किसे कहते हैं? एक समुदाय में अनेक प्रजातियां होती है, ये तो आप समझ गए होंगे अब तक। कौन सी बात कि एक समुदाय में क्या होती है, बहुत सारी प्रजातियां होती है, जो क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जो क्या है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित होती है। और सभी की सभी प्रजातियां भोजन, आवास और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर करती है। किसी भी समुदाय में प्रजाति की संख्या अधिक होने पर अंतरजातीय संबंध भी ज्यादा होंगे। क्या है कि किसी भी समुदाय में क्या है, जितनी ज्यादा प्रजातियां होंगी उनके बीच में अंतरजातीय संबंध भी उतने ही अधिक होंगे। अब बात करते हैं ग्राफ से, आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कोई एरिया है, एरिया में क्या है, आप ये देखेंगे कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं इंटर स्पीसीज रिलेशन, मतलब प्रजातियों में अंतर संबंध होते हैं, उनकी बात करें तो दो तरह के संबंध होते हैं, एक तो पॉजिटिव रिलेशन, एक होता है हमारा नेगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन में किसी को भी हानि नहीं होती है, उस संबंध से क्या होता है, किसी भी को भी हानि नहीं होती। और नेगेटिव रिलेशन से क्या होता है, या दोनों को हानि होती है या किसी एक को हानि होती है, दूसरे को फायदा होता है, लेकिन हानि होना जरूरी है। नेगेटिव के अंदर क्या होता है, हानि होना जरूरी है। पॉजिटिव में किसी को भी हानि नहीं होती। अब पॉजिटिव रिलेशन हमारे तीन तरह के होते हैं, जैसे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन। एक होता है नेगेटिव रिलेशन, इसमें एक्सप्लॉयटेशन, जैसे पैरासिटिज्म, प्रिडिक्शन
प्रीडेशन, एमनिज्म और कंपटीशन। तो ये हमारे क्या इंटर स्पीसीज रिलेशन अर्थात जातियों के बीच में जो संबंध है उनके बारे में। आपसे ये सोच रहे होंगे ये तो अंग्रेजी में, इनको कैसे समझेंगे। अब आगे सब हिंदी हिंदी में आएगा क्योंकि हिंदी की क्लास है, हिंदी जानना जरूरी है। बात करें अंतर्जातीय संबंध की, तो अंतर्जातीय संबंध क्या है, दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक संबंध होते हैं, एक होते हैं हमारे नकारात्मक संबंध। तो धनात्मक संबंध या सकारात्मक संबंध की बात करें तो दो जातियों के बीच में ऐसा संबंध जिसमें दोनों प्रजातियों को फायदा होता है। क्या होता है, दोनों प्रजातियों को फायदा होता है और किसी भी प्रजाति को हानि नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक संबंध कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक संबंध कहेंगे, जिसमें क्या किसी भी प्रजाति को हानि नहीं होती है। अब ये कैसे कैसे संबंध होते हैं, सबसे पहला हमने देखा था म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में आपने देखा होगा बीच में प्लस प्लस के दो निशान है। क्या, प्लस प्लस के दो निशान का मतलब होता है दोनों प्रजातियों को फायदा है। प्लस का मतलब फायदा और दो प्लस है इसका मतलब दोनों प्रजातियों को फायदा है। अब म्यूचुअलिज्म को हिंदी में कहते हैं सहोपकारिता, सहजीवी भी कह सकते हैं, सह विकास भी कह सकते हैं। दोनों दो प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता है। क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, उसका उनका यह संबंध का अविकल्पी होता है, अर्थात दूसरा विकल्प उनके पास नहीं है, वो साथ साथ ही रहेंगे और इससे क्या दोनों को ही फायदा होगा। जैसे कि हमारे राइजोबियम जीवाणु होते हैं और लेगुमिनस पादप होते हैं। लेगुमिनस पादप का मतलब जो हमारे मटरकुलीय पादप होते हैं। अब आप सोचेंगे मटरकुलीय पादप कौन से हो गए, मटरकुलीय पादप का मतलब होता है जो दाल होती है ना, तो जिन पौधों से हमें दाल प्राप्त होती है वो सारे के सारे मटरकुलीय पौधे होते हैं। जैसे हमारे चाहे चौड़े की दाल ले लो, चाहे कोई सी भी दाल ले लो आप, तो जो दाल होती है वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, मटरकुलीय पादप कहलाते हैं। उन्हें हम लेगुमिनस पादप कहते हैं और उनकी जड़ों के अंदर क्या पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु। तो आप ये देख सकते हैं ये मटरकुलीय पौधे हैं। तो मैं आपको चित्र थोड़ा जूम करके मटरकुलीय पौधे दिखा देता हूँ। तो फलियाँ तो आपने खूब देखी होगी, जैसे फलियाँ हैं, तो मटर भी कई बार इसी तरह लगते हैं, लेकिन दालें भी हमारी इसी तरह लगती हैं। जब आप इन पौधों को उखाड़ेंगे तो उनकी जड़ें ऐसी दिखेंगी। इसमें क्या छोटी छोटी गांठें बनी हुई दिखेगी आपको, छोटी छोटी गांठें मिलेगी उन पौधों की जड़ों में। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे क्या लेगुमिनस पादप है जिनमें इन गांठों के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। क्या करते हैं, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। और ये क्या सहजीवन का उदाहरण है। सहजीवन, और आप सोचेंगे सहजीवन क्या था, इसमें सहजीवन ये है कि जो मटर का पौधा है या फिर लेगुमिनस पादप है, ये क्या करते हैं, इन जीवाणुओं को रहने के लिए जगह देते हैं। ये क्या करते हैं, इन जीवाणुओं को रहने के लिए जगह देते हैं। और फिर ये तो जीवाणुओं का फायदा हुआ, जीवाणु से लेगुमिनस पादप को क्या फायदा हुआ, राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, अर्थात वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रेट में बदल देते हैं और बदल के क्या करते हैं, पेड़ पौधों को देते हैं, जिससे उनके नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। तो इस तरह यह भी एक सहजीवन का उदाहरण है। फिर एक दीपक, दीपक क्या, दीमक और ट्राइकोनिम्फा। जैसे एक दीमक का चित्र आप देख सकते हैं, इस चित्र में आपको दीमक दिख रही है। अब इनकी स्किन के अंदर क्या है, ट्राइकोनिम्फा नाम का एक छोटा सा जीव पाया जाता है, जो आप ये ट्राइकोनिम्फा देख रहे हैं। तो ये क्या है, इनकी दीमक की स्किन के अंदर रहता है। तो ये क्या है, दोनों को फायदा हो जाता है इससे, कि इसमें दीमक को भी फायदा रहता है और ट्राइकोनिम्फा को भी फायदा रहता है। फिर आते हैं हमारे लाइकेन और शैवाल। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन किससे कहते हैं, लाइकेन क्या दो जीवों से मिलके बनता है और वो कौन कौन से थे, शैवाल और कवक। कवक और शैवाल मिलके आपस में क्या करते हैं, लाइकेन बना लेते हैं। अब आप सोचेंगे इनमें किस क्या फायदा, जो हमारे कवक होते हैं ये क्या है, कलरलेस होते हैं। कलरलेस का मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। कवक क्या करते हैं, खुद का भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। तो फिर यदि इनको भोजन नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे थोड़ी दिनों बाद। तो फिर क्या होना चाहिए, इनके ऊपर क्या है, शैवाल आके चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, इनके ऊपर क्या हरे, नीले, लाल, गुलाबी किसी भी प्रकार के शैवाल आके चिपक जाएंगे और क्या करेंगे, तो शैवालों को तो क्या है, रहने के लिए जगह मिल जाएगी और कवक को क्या होगा, सीधा सीधा भोजन मिल जाएगा। तो शैवाल क्या करते हैं, भोजन बना के कवक को दे देते हैं और कवक क्या करते हैं, शैवाल को रहने के लिए जगह देते हैं। तो इस तरह दोनों का काम चल जाता है और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इसे लाइकेन कहते हैं। और अभी हमने देखा था लाइकेन क्या होते हैं, मर्की स्टोन स्पीसीज, मतलब ये इंडिकेटर का कार्य करते हैं कि प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों के इंडिकेटर का कार्य करते हैं कि यदि ये पाए जाएंगे तो वहाँ पे ये प्रदूषण नहीं होगा। फिर बात करें हम किसकी, माइकोराइजा कवकमूल पादप की। तो क्या क्या है
कई बार क्या है कि कुछ पौधों की जड़ों में कवक मूल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारे जल और खनिज लवण है इनका अवशोषण करके पेड़ पौधों को देते हैं और पेड़ पौधों से पोषक पदार्थों का अवशोषण कर लेते हैं। कई और है, जैसे हमारे अंजीर के वृक्ष, जो में अंजीर आती है और उसमें वेस्प जो एक कीड़ा होता है वो रहने के लिए जगह रहता है। और फिर बात करें मक्खी और ऑर्किड पुष्प, मक्खी और ऑर्किड पुष्प, तो इनके अंदर भी क्या सही जीवन पाया जाता है। फिर आता है एक प्राक सहभोजी, प्रोटोकॉपरेशन। इस संबंध में क्या होता है, दोनों जीवों को लाभ होता है, परंतु ये अलग अलग भी रह सकते हैं। पहले वाले में हमने देखा कि दोनों जीवों को लाभ होता है लेकिन ये अलग अलग नहीं रह सकते, और प्राक सहभोजी में दोनों जीवों को लाभ होगा लेकिन लाभ के बाद ही अलग अलग जा सकते हैं, परंतु यह पृथक पृथक भी रह सकते हैं। यह विकल्पी और अनिवार्य संबंध है। जैसे हमारे हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन है, इन दोनों को क्या है, एक दूसरे से फायदा तो होता है लेकिन ये अलग अलग भी रह सकते हैं। जैसे कि मैं आपको चित्र में दिखा दूं, हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन। तो आप इस चित्र में ये तो आप देख रहे होंगे, ये वाला चीज ये सी एनीमोन है, और ये नीचे जो देख रहे हैं ये वाला, ये हर्मिट क्रैब है, मतलब केकड़ा है। ये क्या है, केकड़ा है। तो इस केकड़े के ऊपर क्या है, हमारा सी एनीमोन रहता है। इससे क्या दोनों को ही फायदा रहता है। सी एनीमोन की वजह से क्या है कि केकड़े को भोजन मिल जाता है, और सी एनीमोन को क्या है, रहने के लिए जगह मिल जाती है। फिर हमारे बात करें टिक बर्ड और जो हमारे गेंडे होते हैं, रेनो, इसकी बात करें तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जैसे कई बार क्या है कि कुछ कीड़े लग जाते हैं हमारे गेंडे के शरीर के ऊपर, तो गेंडा अपने हाथों से उनको साफ तो कर नहीं सकता, तो टिक बर्ड क्या है, उनको खाकर क्या करता है, उनकी स्किन को साफ कर देता है। किसमें, हमारे टिक बर्ड और गेंडा या रहिनोसिरोस की। फिर वैसे मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ क्या है कि नॉनवेज खाते हैं, और मगरमच्छ क्या ब्रश भी नहीं करते हैं, तो उनके दांतों के अंदर क्या है, मांस के टुकड़े फंसे रहते हैं। अगर वो मांस के टुकड़े नहीं निकलेंगे तो मगरमच्छ को नुकसान हो सकता है। तो कुछ पक्षी क्या करते हैं, मगरमच्छ अपना मुंह खोल के लेटे रहते हैं, पक्षी आते हैं और उनके दांतों में फंसे हुए मांस के टुकड़ों को खाकर उनको साफ कर देते हैं, और मगरमच्छ कभी भी उन पक्षियों को खाने की कोशिश नहीं करते। तो इससे पक्षियों को तो खाने के लिए मांस के टुकड़े मिल जाएंगे, और मगरमच्छ को फायदा होगा, उनकी फ्री में ब्रश हो जाएगी, या फिर जो उनकी सफाई हो जाती है। तो इससे क्या दोनों जीवों को फायदा होता है। फिर होता है हमारा सहभोजिता। क्या ये सहसोजिता नहीं है, सहभोजिता है, कमेंट से ले जो। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है लेकिन आप समझें क्या ये सहभोजिता, ये भय है, ठीक है। तो दो प्रजातियों में क्या होता है, दो प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक प्रजाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो उसको फायदा होता है न ही नुकसान होता है। उसे हम क्या कहते हैं, सहभोजिता, ये कमेंसलिज्म। जैसे कि हमारे क्या अधिपादप या आर्किड होते हैं, ये बेल का पेड़ होता है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इसमें जो पादप होता है उसको तो न तो कोई फायदा है ना ही नुकसान है, लेकिन आर्किड को फायदा ये रहता है कि उसको रहने के लिए जगह मिल जाती है। फिर बात करें अधिजंतु की, तो ऐसे जंतु जो अन्य जंतुओं तथा पादप पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधिजंतु कहते हैं। जैसे और चरती हुई गाय और उनके आसपास की मंडराती हुई चिड़िया। तो ये आप समझते होंगे जैसे चरती हुई गाय और आसपास मंडराती हुई चिड़िया, इनसे क्या सेंस हुआ कि जब क्या होता है कि गायें जब चरती है तो उन जो घास होती है, घास के अंदर क्या कुछ कीड़े अंदर रहते हैं। जैसे गाय चरती है तो कीड़े क्या उड़ने लगते हैं, और चिड़ियाएँ उसके आसपास रहती है ना, तो उन कीड़ों को खा जाती है। तो इससे गायों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाय तो घास खाती है, उन कीड़ों से क्या, लेकिन जब गाय चरती है तब उन कीड़ों की वजह से उन जो पक्षी होते हैं उनको फायदा होता है, और उन कीड़ों को वो खाकर अपना पेट भर लेते हैं। अब बात करेंगे हम नकारात्मक संबंधों की। किसके, नकारात्मक संबंध, मतलब दो प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक प्रजाति को या दोनों प्रजातियों को हानि होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नकारात्मक संबंध कहेंगे। और ये कैसे कैसे हो सकते हैं, ये हमारे ऐसे ऐसे हो सकते हैं। सबसे पहला होता है शोषण। शोषण का मतलब एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें एक जाति के जीव का दूसरी जाति के जीव द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करना ही शोषण कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक जाति का जीव दूसरी जाति के जीव का या तो प्रत्यक्ष रूप से शोषण करता है या अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करता है, और ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा परजीविता, मतलब दो प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक प्रजाति अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर रहती है। इसमें क्या होता है, एक प्रजाति क्या होती है, अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर रहती है, और जो प्रजाति निर्भर रहती है उसे तो परजीवी कहते हैं, और जिस पर निर्भर रहती है उसे क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं।
जो जिस पर निर्भर रहेंगे उसे पोषक कहेंगे। परजीवी हमेशा छोटा होगा और लाभ में रहता है। परजीवी क्या होता है, हमेशा छोटा होता है और लाभ में रहता है, जबकि पोषक बड़ा होता है और हानि उसी की होगी। परजीविता भी कई प्रकार की होती है, जैसे आप देख सकते हैं परजीविता आपने काफ़ी सुनी भी होगी। पहली प्रकार होता है बाह्य परजीविता। ऐसे में परजीविता में जिसमें परजीवी पोषक की बाह्य सतह पर रहता है, जैसे किसी की जू पड़ जाती है, शरीर के अंदर तो नहीं गई लेकिन बाहर से उसका खून चूसती है। चीचड़े होते हैं, जैसे कई जानवरों के चीचड़े लग जाते हैं तो वो बाहर से त्वचा से उनका खून चूसते हैं। दूसरा होता है अंतःपरजीविता। ऐसे परजीविता जिसमें परजीवी पोषक के शरीर के अंदर ही चला गया, जैसे हमारे एस्केरिस, टीनिया सोलियम, टेपवर्म, एंटमीबा, ये सब मनुष्य के शरीर में आंत्र में प्रवेश कर जाते हैं और वहीं से अपना पोषण लेते हैं। फिर होता है अंड परजीविता। ऐसे परजीविता जिसमें परजीवी पक्षी अपने अंडे दूसरे के घोंसले में दे देते हैं। क्या करते हैं, अपने अंडे दूसरे के बनाए हुए घोंसले में दे देते हैं। जैसे कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, तो कोयल अपने अंडे कहाँ देती है, तो कौवा होता है वो घोंसला बनाता है, फिर अंडे देता है, कोयल आती है उस कौवे के अंडों को फेंक देती है बाहर, और कोयल अपने अंडे उस कौवे के घोंसले में देती है। और जो कौवा होता है वह ये सोचता है कि ये मेरे अंडे, और उनको सेता है, और सहने की वजह से क्या उनसे बच्चे निकलते हैं। फिर आती है मेरी परजीविता। ऐसी परजीविता जिसमें एक सहजीवी दूसरे सहजीवी पर निर्भर करता है, जैसे हमारे बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर निर्भर करता है। फिर होता है हमारा कौन सा, पूर्ण परजीवी। जैसे कि हमारा कसकुटा होता है, अमरबेल, तो ये क्या करते हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं, अर्थात पूरा ही नष्ट कर देते हैं उस जीव को जिस जीव पर ये चले जाते हैं। आंशिक परजीवी का मतलब होता है लॉरेंथम, आम के वृक्ष पर आंशिक रूप से निर्भर करता है, तो इतना भी निर्भर नहीं होते, आंशिक परजीवी में थोड़ा बहुत लाभ लेते हैं। फिर आता है हमारा परभक्षिता। इसमें क्या, एक को तो फायदा होता है और दूसरे का नुकसान होता है। इनमें दो जीव एक दूसरे पर निर्भर होंगे, लेकिन जिस पर निर्भर रहेंगे वह नुकसान में जाता है और जो रहा वो फायदे में रहता है। तो इसमें एक स्वतंत्र जीव जो दूसरे जीवों को पकड़कर मार कर खाता है, इस संबंध में क्या है, परजीवी जीव को, परभक्षी जीव को लाभ होता है, जबकि शिकार तो नष्ट ही हो जाता है। जैसे कि शेर लोमड़ी को खा जाता है, कुत्ता बिल्ली को खा जाता है। फायदे में कौन रहा, कुत्ता और शेर, और घाटे में कौन रहे, हमारे लोमड़ी और बिल्ली। तो इसे हम कहते हैं परभक्षिता। इसमें तो मामला ही सेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। कुछ कीटाहारी पादप भी होते हैं जो परभक्षिता का उदाहरण बनते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि परभक्षिता केवल जीवों के अंदर पाई जाती है, ये हमारे पेड़ पौधों में पाई जाती है। कुछ पेड़ पौधे क्या है, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, तो ऐसे उनके क्या कहते हैं, कीटाहारी पादप कहेंगे। अब ऐसे कौन कौन से पादप है जो कीटों का भक्षण करते हैं, ये हमारे निपेंथीज, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलरिया, डायोनिया, तो इस तरह के पादप है जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं। जैसे कि हमारा निपेंथीज, ये निपेंथीज है, इसका मतलब क्या है, घट पादप, घड़े जैसा लगता है। जैसे ही कोई कीड़ा इस यहाँ पे आके बैठता है, ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है, ढक्कन बंद करते हुए अंदर फंस जाता है, फंस जाने के बाद क्या गल जाता है, सड़ जाता है, और उसका जो नाइट्रोजन है पेड़ पौधों को मिल जाता है। जैसे कि हमारा डायोनिया है, तो ये दो परत वाला दिख रहा है आपको, जैसे ये दो परत है, इसके नीचे जैसे ये मान लो यहाँ पर कोई भी कीट आकर बैठ जाता है, ये अपने दोनों परतों को बंद कर लेता है, जैसे ये बंद कर रखा है इस तरह बंद कर लेता है। बंद करने के बाद क्या है, वह कीड़ा या जो कीट है वह इसके अंदर फंस जाएगा, और फंसने की वजह से क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाद में क्या है, इस पौधे के लिए नाइट्रोजन की आपूर्ति का कारक बन जाता है। फिर आता है हमारा असहभोजिता या प्रतिजीविता, एवेंसली। इसमें क्या है, एक को तो नुकसान होता है, दूसरे का कोई मतलब नहीं निकलता। इसमें एक प्रजाति रसायन स्रावित करती है जो दूसरी प्रजाति के लिए हानिकारक होती है। इसमें रसायन स्रावित करने वाली प्रजाति को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे की तो मृत्यु भी हो सकती है। जैसे कि हमारी कौन सी है, एक आता है एंटीबायोसिस। इसके दो प्रकार है। जैसे एंटीबायोसिस, इसमें क्या किसी जंतु द्वारा रसायन स्रावित किए जाते हैं जो अन्य जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे हमारे पेनिसिलिन और नोटेटम, जो पेनिसिलिन रसायन स्रावित करता है तथा यह अनेक सूक्ष्म जीवों के लिए नुकसानदायक होता है। फिर आता है एलिलोपैथी। तो इसमें पादप द्वारा रसायन स्रावित किए जाते हैं जो अन्य पादपों के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे कि काले अखरोट की जड़ों के द्वारा एक जुगलीन नाम का पदार्थ स्रावित किया जाता है, जिस वजह से इसके आसपास जितने भी पेड़ पौधे होंगे वह नष्ट हो जाएंगे।
तीसरा आता हमारा प्रतिस्पर्धा, जिसको कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन की बात करते हैं ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जाति की योग्यता या फिटनेस किसी अन्य जाति की उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। अर्थात दोनों साथ रहेंगे तो दोनों ही साथ नहीं बढ़ पाएंगे, अर्थात एक की वजह से दूसरा आगे नहीं बढ़ पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहेंगे। प्रतिस्पर्धा अंतर्जातीय और अंतर्जातीय दोनों हो सकती है, मतलब एक समान जातियों के बीच भी हो सकती है और अलग अलग जातियों के बीच में भी हो सकती है। प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें भोजन, पानी, आवास और विभिन्न प्रजातियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, और ऐसे में क्या दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है। तो इस तरह हमने ये लेक्चर 2 देखा और इसके अंदर हमने जब प्रजातियों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उनमें सुधार कर सकें। धन्यवाद।